आरटीजीएस और आरटीपीएफ और ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए वापस से, कोई दिक्कत नहीं, उसी के आगे चलते हैं। पॉलिटी करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर, बोलो, मुझे कुछ सुनाई दिया, कोई नहीं, चलिए हेडिंग डालिए। नेक्स्ट पॉलिटी में आइए, 9th शेड्यूल। नेक्स्ट न्यूज है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल, सबसे पहले समझिए शेड्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने सुने होंगे आर्टिकल्स, संविधान सुने हैं, और अनुच्छेद, तो आर्टिकल होते हैं 395। उसके अलावा हमारे पास 8 शेड्यूल हैं टोटल। 8 शेड्यूल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थी, ठीक। अभी 8 की जगह 12 शेड्यूल हैं। हर शेड्यूल में कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ है। तो पहला काम जो आपको करना है वो घर से, तो लिखिए लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स। लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स, इसी बहाने थोड़ी सी पॉलिटी भी कवर होगी। लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स मतलब किस शेड्यूल में क्या है, आपको मिल, गूगल पे करना है लिस्ट ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल 1 2 3 ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है। जैसे शेड्यूल 1 में होता है स्टेट के नाम, शेड्यूल 2 में होता है सैलरी, 3rd में होता है ओथ, 4th में राज्यसभा सीट्स, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो तुमको बस 1 लाइनर नोट कर लीजिएगा। तो शेड्यूल 9 आया है न्यूज में, तो शेड्यूल 9 है क्या, लिख लीजिए पहले तो। शेड्यूल 9 लिख लीजिए क्या है। इट एक्सप्लेन दोज लॉ, इट एक्सप्लेन दोज लॉ, ऐसे कानूनों को एक्सप्लेन करता है, विच कैन नॉट चैलेंज इन कोर्ट, जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। विच कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट मतलब समझो, इंडिया में जितने भी कानून हैं उन सभी कानूनों को तुम कोर्ट में तो चैलेंज कर सकते हो ना कि गलत बनाया गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई से भी कानून बनाती है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 9 तो चैलेंज नहीं होगा। ये उससे रिलेटेड कुछ न्यूज है, ठीक है, बात को लेकर के। चलो, तो आपको बस पता होना चाहिए क्या होने चाहिए। अभी में कितने न्यूज हैं, तो अभी इसके में टोटल 284 लॉ है, 284 कानून है, 284। पहले के समय तुमको पता होना चाहिए, मैंने आपको आर्टिकल 31 में, पॉलिटी तुम लोग नहीं पता होगा, आर्टिकल 31 में जैसे तुम्हारे अपने घर का प्लॉट है या तुम्हारा घर है, जो भी तुम्हारा 1 BHK 2 3 4 जितने BHK घर है, उस घर को गवर्नमेंट ले सकती है, जब्त कर सकती है क्या, नहीं कर सकती रूल के हिसाब से। तो लॉजिकली है, पहले क्या था, कर सकती थी, कर अभी भी सकती है, दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को बस एक एक्सक्यूज देना है कि जो उसके लीगल चीजें हैं वो गड़बड़ है, नहीं होता वो गिराने वाला बुलडोजर को लेकर के। तो पॉइंट क्या था, तो इस चीज को उस गवर्नमेंट ने 9 शेड्यूल में डाल दिया, जिससे कम से कम कल को अगर गवर्नमेंट आपका घर को जब्त करेगी, कैप्चर करेगी, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कहां जाने का, कोर्ट जाने का। अब आपका सोच, ये तो गलत बात हो गई, तो आपका घर तो पहली चीज है, गवर्नमेंट आपका घर जब्त करेगी क्यों, इसके पीछे का लॉजिक बताइए। कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा ना, तो जब नहीं समझ में आ रहा तो गवर्नमेंट क्यों जब्त करेगी घर, मुझे इसके पीछे का आंसर बताइए। समझ में आया, घर आपका कब जब्त होगा, जब आपके लीगल डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, तभी तो वो तो सही है। पहले ऐसा ही कुछ होता था, तो पहले बहुत ज्यादा इश्यू होते थे, तो गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया था। आर्टिकल 31 हमारा ये जो सेम आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 31, वो राइट टू प्रॉपर्टी में ही आता है। तो लिखो इट इज को रिलेटेड विद द आर्टिकल 31, इट इज को रिलेटेड विद द आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 के साथ ये को रिलेट करता है। नेक्स्ट, ये हुआ 9 शेड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आओ ऑर्डिनेंस, नेक्स्ट न्यूज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ ऐसा करंट अफेयर की जो न्यूज आई है कि पिछले 5 साल में ऑर्डिनेंस का जो यूज किया गया है वो बहुत कम हो गया है, ऐसी कुछ करंट अफेयर की न्यूज है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस, तो बहुत ध्यान से समझिए। इंडिया में कानून बनाने के लिए जो मेन अथॉरिटी है वो है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों लोग मिलकर के कानून बनाते हैं। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज समझ रहे हो। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अब जो लोकसभा और राज्यसभा है ये साल में 3 बार चलती है। एक होता है बजट सेशन जिसमें बजट पेश होता है, दूसरा होता है मॉनसून सेशन बारिश वाला, और तीसरा होता है विंटर सेशन, ठीक।
तीनों सेशन लगभग 2-2 महीने के होते हैं अप्रॉक्स। तो 2-2 महीने के 3 सेशन मतलब 6 महीने हो गए, समझ गए। तो जो 6 महीने तो क्या चल रही है, संसद चल रही है, तो बाकी 6 महीने तो संसद नहीं चल रही ना। तो कायदे में कंडीशन ये है कि जब संसद चले पार्लियामेंट तो रूल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। लेकिन अगर पार्लियामेंट ना चले तो क्या करें, और उस 6 महीने में जरूरत पड़ी जाए देश में कोई कानून बनाने की तो क्या करें, ऐसा ऑप्शन हो सकता है ना भाई। सिंपली है, तुम्हारे घर में जो कानून बनाने की अथॉरिटी किसके पास है, पिताजी के पास। कानून मतलब यार लॉ मतलब रूल्स। लेकिन अगर पिताजी ना हो घर पे तो कौन बनाएगा, ऑप्शन कुछ होगा जरूर ना कि बनेगा ही नहीं कानून, ऐसा तो नहीं है, फिर मम्मी पे शिफ्ट होगा। सेम कहानी है, जब पार्लियामेंट रनिंग है तो ऑब्वियस है पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन पार्लियामेंट नहीं हो तो उस सिचुएशन में जो पावर होती है रूल बनाने की, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। अब आए समझ में। तो ऑर्डिनेंस करके डैश कर लिखो, इट इज द लॉ मेकिंग पावर, इट इज लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, of president and governor during non running process of parliament, जब पार्लियामेंट नहीं चलेगी। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन 3-4 आपके दिमाग में आने चाहिए। पहला क्वेश्चन सबसे भैया ये कहां, जो मैंने बोली सारी फालतू बातें, ये है कहां पे लिखा हुआ, तो लिख लो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3। 123 आर्टिकल है, रट जाना। ये है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है, मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर है ऑर्डिनेंस की। और वहीं दूसरा पॉइंट लिखो 213, 213 में किसके पास होगी, गवर्नर के पास होगी, राज्यपाल के पास होगी। समझ रहे हैं ऑर्डिनेंस क्या होता है। ठीक। दूसरी चीज वैलिडिटी 213, इसी को घुमा दो आगे पीछे, 123, 213। नेक्स्ट पॉइंट वैलिडिटी। देखो संसद अगर कोई कानून बना देगी और उसको राष्ट्रपति साइन कर देगा तो परमानेंट हो गया, हमेशा के लिए हो गया, छुट्टी हर बार पास करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर संसद ने नहीं बनाया और राष्ट्रपति ने बनाया तो इमरजेंसी के लिए समझ सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। फिर तो प्रेसिडेंट से ही बनवा लो, झंझटी खत्म। लॉजिक है। तो वो वैलिडिटी में लिखा रहा हूं, तो वैलिडिटी में लिख लो 6 वीक फ्रॉम द पार्लियामेंट स्टार्ट, पार्लियामेंट स्टार्ट होने के 6 हफ्ते मैक्सिमम। इसका हिसाब समझ में आया। बहुत ध्यान से समझना, तुम लोग बहुत काम की चीज पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट साहब ने आज रूल बना दिया, ये रूल लग गया, उसी समय लागू हो गया। लेकिन ये रूल कब होगा, इस रूल को आपको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा ना। तो अभी नहीं होगा, 1-2 महीने बाद कोई ना कोई सेशन तो आएगा, नहीं आएगा। तो वो जो नया सेशन आया उस सेशन के 6 हफ्ते के अंदर आपको इस बिल को पास कराना है। क्लियर हो गया हिसाब किताब। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना मुझे। ठीक है। नेक्स्ट, बोथ हाउस पास्ड, दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। नेक्स्ट, ठीक है। केस, केस कौन कौन से केसेस इस ऑर्डिनेंस को लेकर के आए हैं, केसेस। तो केसेस कौन कौन से आए हैं, पहला केस में है आर.सी. कूपर, आर.सी. कूपर 1970 का केस, KOOPAR, कूपर, कपूर ना लिखना, आर.सी. कूपर 1970 का केस है। दूसरा नेक्स्ट, D.C. वाधवा, D.C. D.C. वाधवा 87 का केस। कृष्ण कुमार सिंह 94 का केस, 94 का केस।
ठीक है, क्लियर हो गया ऑर्डिनेंस क्या होता है। चलो नेक्स्ट न्यूज, राइट टू फ्री स्पीच। राइट टू फ्री स्पीच की न्यूज है। राइट टू फ्री स्पीच मतलब आपको बोलने वाली जो बात कही गई उसको लेकर के था, तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इसको प्रूव किया। लिख लो, ओनली ऑन द कंडीशन, ओनली ऑन द कंडीशंस डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19(2). 19 के 2 में जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के आधार पर ही आपको बोलने से रोका जा सकता है। 19 का 2 उस कंडीशन पे ही रोक सकते, बाकी आपको नहीं रोक सकते। तो इसने फिर 4 चीजें बोली, लिखो, इट कंटेन, इट कंटेन मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसमें चारों फिर बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या होता है। नंबर 1 फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी। प्रेस में आप कुछ भी बोल सकते हैं, देखी होगी आप लोगों ने, जब डिस्कशन होता है तो कुछ भी अंट संट बोलते हैं। आजकल तो बड़ा बवाल मल रहा है यार, कसम से तगड़े वाला पूरा माहौल चल रहा है, देख रहे हैं डिस्कशन में, जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है। एक होता है ना कि मर्यादा आदमी रख, कोई मर्यादा नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशंस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ने अपनी अपनी मर्यादाएं खत्म कर दी हैं। ठीक है, मेल फीमेल को गरिया रहा है, फीमेल मेल को गरिया रहा है, तगड़ा वाला चल रहा है, माहौल ही तगड़ा खतरनाक वाला। फ्रीडम ऑफ प्रेस। दूसरा फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग की, ब्रॉडकास्ट समझते हैं, सूचना जो फैलाई जाती है ना उसको। थर्ड फ्रीडम ऑफ नो, फ्रीडम ऑफ नो जानने का अधिकार। और फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का अधिकार भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना आपका, चुप रहना भी आपका एक्सप्रेशन है। तो ये चारों चीजें कोर्ट ने बोली हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही जाएंगी इस वाले वर्डिक्ट में। क्या लगता है, फ्री स्पीच होनी चाहिए? आपको बोलने में रोक टोक होनी चाहिए, हाँ या ना? देखो, अगर आपने बोला हाँ सर होनी चाहिए तो उसके लिए कंडीशन है 4 भाई, हमारे पर कुछ शर्तें हैं, लिख ही लो कंडीशंस। तुमको कहां पे रोका जा सकता है, तो 3 पॉइंट पे रोक सकते हैं। पहला पॉइंट है, लिख लो, सेफ्टी, देश की सुरक्षा के लिए। दूसरा पॉइंट है इंटीग्रिटी, अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी। और तीसरा पॉइंट है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, झगड़ा ना हो। इन तीनों की, अगर तुम्हारे बोलने से नुकसान किसको है, तुम्हारे बोलने से अगर तुम्हारे पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है तो तुमको क्या रोका जा सकता है? हाँ या ना? नहीं रोक सकते। फिर तो आप आग लगाओ जम के अड़ोसी पड़ोसी में। कल पता है तुम्हारी लड़की को वहां देखा सिगरेट पी रही, बस खत्म कहानी। बोलो, रोक सकते हैं कि नहीं? रोका जा सकता है, क्योंकि वो आएगा पब्लिक ऑर्डर में। लोक व्यवस्था आप किसी के घर की बिगाड़ रहे कि नहीं बिगाड़ रहे भाई, रोका जा सकता है। तो इसीलिए पब्लिक ऑर्डर बहुत बड़ा डाया होता है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब है लोक व्यवस्था, मतलब नॉर्मल प्रोसेस। तो नॉर्मल प्रोसेस में कुछ भी बिगड़ेगा तो गलत हो गया। बाकी आपको अगर लगता है कि बोलने में रोकना, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी फ्री स्पीच कोर्ट ने बोला कि कोर्ट फ्री, अच्छे से लिख ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। वाई इन इंडिया लाइक कंट्री, फटाफट लिखिए, वाई इन इंडिया लाइक कंट्री, भारत जैसे देश में वी नीड फ्री स्पीच, भारत जैसे देश में फ्री स्पीच की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो इस पे जरा कोशिश कीजिएगा, एक 200 वर्ड्स का थोड़ा ट्राई मारना लिखने का। 200 वर्ड का इस पे चाहिए, मुझे आया हुआ है क्वेश्चन ये। मेरे हिसाब से फ्री स्पीच समझ गए आप लोग? ठीक, नेक्स्ट आइए, हेट स्पीच। हेट स्पीच जानते होंगे, शायद हुआ भी है। नेक्स्ट न्यूज, हेट स्पीच हो गया है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट में बताया गया था हेट स्पीच की डेफिनेशन? हेट स्पीच अगर मैंने कराया होगा तो उसमें एक रिपोर्ट का नाम दिया होगा ना, इस रिपोर्ट में हेट स्पीच को डिफाइन किया गया है। बोलो, नहीं पता?
हेड स्पीच होता क्या है? आईपीसी का कौन सा सेक्शन हेड स्पीच? क्या लिखे हो सब ये? तुम लोग पॉलिटी का करंट अफेयर एक जगह कर रहे हो कि उसी में लिख रहे हो? सब घिंचा पिचा कर एक ही में अलग है? ठीक है, तो लिखिए हेड स्पीच, कोई बात नहीं। हेड स्पीच लिख लीजिए, मे भी आपका नहीं तैयार हो सकता है। पहले तो हेड स्पीच होता क्या? तो हेड स्पीच की डेफिनेशन लिख लो, पार्लियामेंट है, सॉरी लॉ कमीशन, लॉ कमीशन डिफाइन करता है हेड स्पीच को, ठीक है? ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि डेफिनेशन हमारे हेड स्पीच की कौन दिया है? लॉ कमीशन। क्या दिया है? लिखो, हेड स्पीच प्रोवोक अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, प्रोवोक अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन्स, लोगों के समूह को उकसाना, डैश फॉर द वायलेंस, हिंसा के लिए लोगों को उकसाना, झगड़े के लिए प्रोवोक करना, वो हेड स्पीच है। कंडीशन, कंडीशन लिखिए, मतलब शर्तें क्या है? पहला है रेशियल, नस्ल के आधार पर, दूसरा है जेंडर, लिंग के आधार पर, थर्ड है रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास। समझ में आ गया? तो इन तीनों के लिए अगर उकसाया जा रहा, झगड़े करवाए जा रहे, तो वो हेड स्पीच है। अब इसमें अगर आप हेड स्पीच में जाते हैं तो अब हिसाब समझिए, हमारे पुलिस जो है वो आपको कौन सा सेक्शन लगाएगी? तो लिखो आईपीसी, आईपीसी का सेक्शन है 153A बी, 153A, 153B और 298, 298, ये तीनों आपके सेक्शन लगेंगे अगर आप हेड स्पीच में पकड़े जाते हैं। अब आपने सुना होगा जो नेता नगरी वाले भी बोलते रहते हैं अनसंट, उसको रोकने के लिए लिख लो, आपने सुना होगा पीआरए, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, सुना है? लिख लीजिए, पीआरए एक्ट का सेक्शन है 123, पीआरए एक्ट डैश 123 ब्रैकेट में 3A, 123 का 3A, ये वो सेक्शन है। ठीक है, तो हेड स्पीच क्या होती है, कौन से आर्टिकल में आ गया, ये भी आपके सामने। अब आइए सॉल्यूशन, सजेशन, सजेशन, सजेशन में आपको दो कमेटी के नाम है। पहली कमेटी का नाम है बेज बरुआ समिति, बेज बरुआ, BEZ, बेज बरुआ समिति, और दूसरी समिति है विश्वनाथन समिति, विश्वनाथन, ये दो कमेटी ने रिकमेंड किया था। और केस के नाम लिखो, तो केस कौन कौन से केस हुए कोर्ट में? तो पहला बहुत फेमस है प्रवीण तोगड़िया केस, प्रवीण तोगड़िया VHP के चेयरमैन थे, VHP सुना है, विश्व हिंदू परिषद, उसके चेयरमैन थे प्रवीण तोगड़िया, 2004, 2004 का केस था। दूसरा केस है प्रवासी संगठन, PRA VSI, प्रवासी संगठन, ध्यान से, प्रवासी संगठन, 2014 का केस है। इन दोनों केसेस में हेड स्पीच को बताया गया था साहब क्या है कैसे है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट न्यूज, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इन, अच्छा क्रिमिनेशन समझते हो? क्रिमिनेशन का मतलब होता है अपने दोष लगाना, क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? दोष लगाना, जैसे नहीं तूने गलती की है, ये बात। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब समझ में, खुद के ऊपर दोष लगाना। तो आप खुद के ऊपर कभी दोष लगाते हैं? किसी सिचुएशन में खुद के ऊपर आप दोष लगाते हैं, या आप पे लगवाया जा सकता है किसी सिचुएशन में? क्या सिचुएशन हो सकती है कि जब आपके ऊपर दोष लगा दिया जाए और आप दोष लगाएं अपने ऊपर? दिमाग दौड़ाओ। एक्सीडेंट के केस में, एक्सीडेंट आपने किया या नहीं किया उस केस में? तो आपने किया, नहीं किया,
तो गलती थी ना आपकी, मैंने कहा गलती है ही नहीं फिर भी आपको इंक्रिमिनेशन कर दें, गलती एक्चुअली ऐसा हो सकता नहीं, एक्सीडेंट नहीं, ऐसा हो सकता है कि जब पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर लें बिना गलती के और एक सादे पेपर पे साइन करा लें और उस पर लिख दे कि हाँ मैंने मर्डर किया है, पॉसिबल है। इसीलिए बहुत फेमस आपने देखी जॉली एलएलबी सेकंड पार्ट, उसमें जो अन्नू कपूर होता है वो क्या बोलता है, यूपी पुलिस के 2 स्टार कंधे पे लगा रखे हो, इतनी अकल नहीं है तुमको क्या कि पुलिस कस्टडी में दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो कस्टडी में अगर, इसीलिए पुलिस का काम क्या है, अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करना, खत्म। अब कोर्ट में जिस बंदे ने क्राइम किया वो बंदा कोर्ट में एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने किया है। अगर वो मना किया नहीं साहब मैंने नहीं किया, तो उसको प्रूव करने के लिए सारे ढूंढे जाते हैं प्रूफ। कौन ढूंढता है, पुलिस। देखो ये प्रोसेस होती है। तो पुलिस का काम होता है अरेस्ट करके थाने उसमें कोर्ट में ले आना, बस। अब होता है जब पुलिस वाले बंद कर, जैसे कोर्ट में पेश करना, तो कोर्ट में जब पेश करेंगे तो मैंने बताया कोर्ट में जज साहब हैं, जज साहब के सामने एक पेपर दिखाया कि देखो सर इन्होंने साइन करके लिख दिया कि मैंने मर्डर किया है। तो जज साहब ने देखा हाँ राइटिंग सही है, बंदे की साइन भी हो रखे, मतलब इसको जेल में डालो। ये होता है इनक्रिमिनेशन सेल्फ। इसीलिए जो जज साहब होते हैं वो उस बंदे से कोर्ट में पूछते हैं भाई ये तुमने साइन किए हैं, तुमने बोला हाँ, तब पूछा जाता है कि तुमने जबरदस्ती तो नहीं किए, एक होता है ना डरा करके धमका के। तो अगर आपने बोल दिया सर इन्होंने मेरे को पीट करके साइन करवा लिए, तो वो गलत हो गया। समझ में आया। तो ये सेल्फ इमिग्रेशन के अगेंस्ट में राइट्स की कुछ बात हो रही है। पहली चीज कौन से आर्टिकल में है, ये 20 का डी सी लिख लीजिए, ठीक है। 20 का 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, 20 का 3 20 ब्रैकेट में 3, ठीक है। 20 का 3 ये आप समझ गए होगे, कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए। जबरदस्ती आपसे साइन नहीं करवा सकते ना, लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पर आपको साइन करवाए जा सकते, मतलब आपसे जबरदस्ती करवाया जा सकता है। कहां पर लिखो, लिखो व्हेन इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड, व्हेन इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड। ये कब लागू नहीं होता है, ये कब लागू नहीं होता है। तो नंबर 1 पुलिस चेकिंग, पुलिस चेकिंग समझ में आया। अगर पुलिस किसी चीज को चेक कर रही है, तुमने क्या बोला, नहीं नहीं मेरे को अधिकार है, मेरी गाड़ी नहीं चेक कर सकते, ऐसा नहीं है। पुलिस के पास अधिकार है क्या करने का, आपकी गाड़ी चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखो समझो, अगर आप अपनी गाड़ी को चेक करने दे रहे हो तो ये तुम सेल्फ इंक्रिमिनेशन कर रहे हो कि नहीं। अबे हाँ ना यार, तुम्हारी गाड़ी को पुलिस चेक कर रही जबरदस्ती और तुम मना कर रहे हो कि नहीं कर सकते हो एक चीज, लेकिन अगर तुमने बोला कि हाँ कर लो, तो तुमने साइन एक तरीके से कर दिया ना गाड़ी। अब गाड़ी में कुछ निकला तो तुम अंदर हो जाओगे कि नहीं। लेकिन यहां पे आप अगर पुलिस चेकिंग हो रही है कहीं पे, तो आपने बोला कि नहीं मेरे को सर ने पढ़ाया 20 का 3 है मेरे पास, बहुत मार पड़ेगी। पुलिस इंक्रिमिनेशन मतलब पुलिस कस्टडी, उसमें पुलिस चेकिंग की प्रोसेस में ये रूल फॉलो नहीं होता है। क्लियर होगी बात पहला। दूसरा, टू कलेक्ट द एविडेंसेस, सबूत इकट्ठा करने में अगर पुलिस इकट्ठा कर रही है, सबूत इकट्ठा समझते हो, सबूत इकट्ठे का मतलब है तुम्हारे फिंगरप्रिंट ले रही है। अगर मान लो डाउट है तुम्हारे ऊपर और पुलिस आई और पुलिस ने बोला कि आपके फिंगरप्रिंट होंगे या ब्लड टेस्ट होगा, तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने दिया और अप्रूव हो गया तो सेल फिर बार बार वही बात आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ दूसरा, ठीक। इन दोनों सिचुएशन में आपके पास सेल्फ इनक्रिमिनेशन का जो राइट्स है वो नहीं है। केस लिख लीजिए। केस, पहला केस है एमपी शर्मा, एमपी शर्मा 54 का केस है। दूसरा है स्टेट ऑफ बॉम्बे, नहीं काठी कालू, सेकंड केस है काठी कालू 61 का। थर्ड है सेल्वी, SELVI सेल्वी स्टेट 2010 का केस है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया, आपने वो सुना है डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफी सुना है, पॉलीग्राफी समझ रहे हो, वो एक लिक्विड देते हैं फिर आपका कुछ याद है, तो उसके लिए रूल बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन चाहिए। तलवार मूवी देखे हो, तलवार देखे हो, तलवार आयुषी वाला केस, आरुषि ना, आरुषि वाले केस जो हुआ था, उसी केस में सारे सिचुएशन को दिखाया गया इस तरीके से, ठीक है, बड़ा अच्छा उसमें दिखाया है। तो उसमें देखो ना, ये जो इरफान खान होता है क्या कहता है कि हमें कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी डीएनए टेस्ट के लिए, तो वो इसी वाले केस के बाद से सिचुएशन हुई है। डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट से मतलब पुलिस वाले आपको
पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कर सकते बिना कोर्ट की परमिशन के, ये रूल आ गया है। ये तो वैसे समझ जाओगे। सेल्फ इनक्रिमिनेशन होना जरूरी भी तो है। अगर तुमको तुम्हारे अगेंस्ट में कोई बातचीत कहने से रोका जा रहा है तो सही चीज तो है ना, नहीं तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जबरदस्ती कुछ भी साइन करा सकते हैं ना, उस सेंस की बात हो रही। ठीक है, चलो, तो ये हुआ सेल्फ इनक्रिमिनेशन वाला केस। नेक्स्ट आओ, ईडब्ल्यूएस शायद मैंने बता दिया था, जिनका भी छूटा छाटा वीडियो देख लिया कीजिए, मिल जाएगा उसमें। कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना जिसको लेकर के न्यूज चल रही, नहीं ये हुआ था, लिखिए कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना। सबसे पहले तो जानकारी जान लो होती क्या है। 2011 में शुरू हुई है, 2011 में शुरू हुई है। किसने शुरू की थी पता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। बहुत काम का डेटा है। एक चीज ध्यान रखना, हमारे यहाँ जो सेंसस होती है वो सेंसस होम मिनिस्ट्री करती है, लेकिन जो कास्ट सेंसस होती है वो ये करती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, कास्ट मतलब जाति से रिलेटेड। चलो, इससे पहले लिखो टिल 1931, 1931 तक कास्ट सेंसस होती थी। 1931 तक कास्ट सेंसस होती थी, उसके बाद बंद कर दी गई। इधर अपोजिशन वाले रोज बोलते हैं कास्ट सेंसस करिए। कास्ट सेंसस करने में दिक्कत कुछ नहीं है। अच्छी चीज इस कास्ट सेंसस की क्या होगा कि आपको ना कास्ट के बारे में पता चल जाएगा, कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने सिख, फला फला करके। तो ये अच्छा है बुरा? अच्छा है। किस सेंस में? डेमोग्राफिक में हिंदू मुस्लिम जान के क्या करोगे? माइनॉरिटीज के लिए तो डेटा गवर्नमेंट के पास, माइनॉरिटी का अलग से सैंपल सर्वे करती है। पिछड़े मतलब गरीब, पिछड़े तो यही हुए। सही बात है, उसको डिफाइन सही कर रहे हो, बट गरीब हुए, पिछड़ा का मतलब क्या हुआ? पिछड़े किस सेंस में पिछड़ा होता आदमी? बैकवर्ड ना बोलना, सेम ही बात है, पिछड़े की इंग्लिश होती बैकवर्ड। डिफाइन करो, फालतू बात नहीं। मैं वही कह रहा, पिछड़े का मतलब गरीब। तो गरीब के लिए गवर्नमेंट ने बना रखी है बाकायदा एक, याद है बीपीएल एपीएल के क्लास, कि जो 2400 कैलोरी से जो गरीब उसके ऊपर अमीर, उसके लिए सरकार सैंपल कराती है। क्यों चाहिए आपको? क्यों? ताकि एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अबे एक्सटिंक्ट नहीं हो गया, परेशान ना हो। बात को समझिए, कास्ट सेंसस के पहले तो प्रोस एंड कॉन समझ लीजिए, क्यों गवर्नमेंट क्यों मना कर रही है, अपोजिशन क्यों कह रही है। समझो खेल को। गवर्नमेंट इसलिए मना कर रही है क्योंकि कास्ट सेंसस से ऐसा डेटा रिलीज होगा, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेगा। कास्ट सेंसस कैसे? जैसे अगर कास्ट सेंसस होती है, उसमें पता चला कि हिंदू 10% घट गए, तो ये चीज हिंदुओं के मन में आ गई कि नहीं, कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के। दूसरी चीज, अच्छा इसका जो आप लोग कह रहे हैं कि इसमें अपोजिशन को क्या फायदा? अपोजिशन वाले जितने भी लोग होते हैं इंडिया में, जितनी पॉलिटिक्स होती है, किस बेस पे होती है? तो कास्ट का डेटा अगर पता चल जाएगा तो जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो और बढ़ जाएगी। भैया मुस्लिम बढ़ रहा है, सिख बढ़ रहा है, तो इनके हिसाब से चीजें अगर, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी ऐसी बताओ जो हिंदुओं के लिए है, बोलो कोई पॉलिसी मुस्लिमों के लिए है कोई पॉलिसी? रूल नहीं। रूल एक आध हो सकते हैं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ना, लेकिन ऐसे कोई पॉलिसी बताए, कोई वो बताओ क्या बोलते हैं, स्कीम बताओ जो हिंदू मुस्लिम के लिए हो, नहीं ना। तो फिर जब गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही तो आप क्यों कर रहे हैं? बात समझ रहे हैं? क्या रीजन था कि 31 के बाद बंद कर दी गई? कुछ तो रीजन होगा, नहीं तो जरूरी होती तो करते ना। सेंसस हर साल कर रहे हैं, हर 10 साल में, कास्ट सेंसस नहीं कर रहे। अब आया रीजन समझ में? तो बेसिकली हमारा सारा, हमें जानकारी होनी चाहिए कास्ट सेंसस की। आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे का एक्सक्यूज नहीं है। क्यों होनी चाहिए? कोई लॉजिक आंसर नहीं है। तो गवर्नमेंट दूसरी चीज, क्योंकि कास्ट सेंसस को कराने के लिए फिर से खर्चा होगा,
लॉजिक है। तो सरकार का कहना है कि अभी नीड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपोजिशन लगातार, एसपी, कांग्रेस, ये नहीं जितने अपोजिशन वाले सब अब जानबूझ करके बोल रहे हैं। रीजन क्या दे रहे हैं? क्योंकि सर जरूरी है। जरूरी किस सेंस में समझ में आया? कायदे में इसका फायदा किसको मिलेगा? जनरली अपोजिशन को मिलेगा, क्योंकि जो लोअर क्लास है वो बढ़ रही है तो माइनॉरिटी इंक्रीज हो रही है। तो सीधी बात है, जो माइनॉरिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है वो क्या होती है? बढ़ती चली जाएगी। कायदे में तो कॉस्ट सेंसस होने की जरूरत क्या है? आपको जानकारी होनी चाहिए कितने हिंदू बढ़े, कितने मुस्लिम बढ़े। ये हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। 2021 का सेंसस अलाउ हो गई है। अनाउंस कल 15 दिन पहले न्यूज आ गई है कि 22 जनवरी 2025 से हमारे यहाँ का सेंसस होगी इस बार की, क्योंकि कोविड के चक्कर में, रख दो, कोविड के चक्कर में, बताता हूँ क्लास होने दो, कोविड के चक्कर में सेंसस रुक गई थी, तो 21 वाली सेंसस 24 में हो रही है, ऐसे समझ, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रेशर हुआ तो गवर्नमेंट इस बार कास्ट सेंसस करा रही है, ठीक है। तो परेशान नहीं होइए, आपको पता चल जाएगा कि आप एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रहे। कौन बोला है ना? पता चले हम डायनासोर में आ गए, हम खत्म हो गए, को हमें मिला ही नहीं, हमारे बच्चे कहेंगे